हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में विज्ञान विषय में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वाले चैप्टर में हम ये देखते हैं कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके समीकरण कैसे लिखने होते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पहली चीज ये पढ़नी है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं समीकरण कैसे लिखते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम अभिक्रियाओं के प्रकार। उदाहरण से। और चौथा करेंगे प्रश्नोत्तर। ये इस चैप्टर का भाग हैं जो हमें करने हैं। तो अब हम इसको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है वो है रासायनिक अभिक्रिया है क्या, हम इसे पहचानेंगे कैसे और इसे लिखेंगे कैसे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम जो अपने दैनिक जीवन की चीजें हैं उन पर ध्यान रखें थोड़ा सा। हमारे दैनिक जीवन में हम क्या क्या देखते हैं। जैसे हमने देखा कि लोहे को गर्म किया। लोहे को गर्म करते हैं अगर, तो उसका रंग बदलता है। लोहे को गर्म करने पर रंग परिवर्तन, ये भी एक प्रक्रिया का ही भाग है। एक ये हो गया। या दूसरा अगर मैं देखूं तो जैसे अ, दूध में दही मिलाने पर, दही मिलाने पर दूध का जमना, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। पहले वाला एक भौतिक परिवर्तन था। तीसरा एक जैवैज्ञानिक प्रक्रिया को हम देख लें, जैसे कि सांस लेना छोड़ना। ये भी एक प्रक्रिया है, ये जैविक क्रिया है, इसलिए मैंने इसको भी एक प्रकार में यहाँ पर ले लिया है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको कि हम क्रियाएं कहते हैं। और जब इसमें कहीं किसी भी प्रकार का हमें रासायनिक परिवर्तन दिखाया जा रहा है, दिखता है, तो हम इसको कह देते हैं कि वो एक रासायनिक क्रिया हो गई। तो जैसे मैं ये देखूं कि हम क्या क्या देखकर पहचान सकते हैं कि क्रिया हो रही है या नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, किन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अवस्था परिवर्तन, मतलब भौतिक अवस्था की मैं बात कर रहा हूं कि वो ठोस, द्रव, गैस कहां पर है। जैसे ठोस से द्रव में बदल गया या द्रव से गैस में बदल गया, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, अवस्था परिवर्तन। दूसरी चीज क्या होती है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये तो आप देखकर भी पहचान सकते हो कि मैंने जैसे कहा था लोहे का तवा या लोहे की कोई भी वस्तु खूब गर्म कर दो तो उसका रंग लाल भी हो जाता है, तो रंग बदल गया उसका। तीसरी चीज, कोई गैस निकलती है या गैस अवशोषित होती है, तो गैस का निकास, ये भी हमें एक दिखाता है। जैसे दूध गर्म किया, उसके ऊपर से भाप निकल रही है, तो गैस के निकलने का, या उसके ऊपर जो जल वाष्प बनी वो निकली ना वाष्प, तो गैस का निकास ही तो हो गया। तीसरा हो गया कि गर्म किया आपने या ठंडा किया आपने, तो ताप में परिवर्तन आ गया। तो ये सब देखकर हम पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं, इसी टॉपिक में आगे चलते हैं। तो रासायनिक समीकरण,
जो हमारा मुख्य बिंदु इसमें है वो ये कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो हम इसको देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के हम देखें तो दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसको कि हम क्रियाकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। और दूसरा भाग क्या होता है? क्रियाफल। क्रियाकारक एवं क्रियाफल। अब इनको लिखने का जो तरीका होता है उसी को कह देते हैं रासायनिक समीकरण। और इसको हम लिखते कैसे हैं? समीकरण लिखते समय क्रियाकारक को बाईं तरफ लेफ्ट साइड में लिखते हैं, फिर एक तीर लगाते हैं और उसके दूसरी तरफ हम क्रियाफल लिखते हैं। जो कोई भी काम करोगे तो उसका परिणाम तो मिलता है ना जीवन में। तो वही क्रियाकारक, आपने कोई काम किया तो उसका जो परिणाम मिला उसको कहा गया क्रियाफल। और तीर की दिशा ये दिशा दिखाती है कि क्रिया किस तरफ जा रही है, मतलब क्रियाकारक से क्रियाफल की तरफ जा रहे हैं हम। और तीर के ऊपर उसकी परिस्थिति लिखी जाती है। परिस्थिति का मतलब समझ रहे हैं आप? ताप या दाब की जो स्थिति है या कोई उत्प्रेरक है, तो वो सब चीज कहाँ लिखी जाएगी? तीर के ऊपर या नीचे। तो ये रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। समीकरण लिखने का तरीका। समीकरण लिखने का तरीका। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? बाईं तरफ क्रियाकारक, दाहिनी तरफ क्या लिखना है? क्रियाफल। और तीर के ऊपर उसकी परिस्थिति, मतलब ताप या दाब के विषय में हमें लिखना है। एक मैं उदाहरण लेता हूं। अब इस उदाहरण में हम देखते हैं मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? दहन की क्रिया। ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की क्रिया हुई तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों जो हमने बाईं तरफ लिख रखे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है मेरे? क्रियाकारक। और इनसे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये क्या है मेरा? क्रियाफल। और इस क्रिया का प्रकार क्या हो गया? दहन की प्रक्रिया। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने का हमारा तरीका हो गया। क्रियाकारक, क्रियाफल और उसके ऊपर उसकी परिस्थिति, इसको हम लिखते हैं। अब इसके और भी कुछ उदाहरण ले लेता हूं। उन उदाहरणों में हम देखते हैं कि इस रिएक्शन को या क्रिया को लिखना कैसे है और उसको संतुलित भी कैसे करना है। तो संतुलित करके भी देख लेते हैं, जिससे आपको संतुलन भी आ जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस संतुलन के ऊपर भी आने वाले हैं। तो एक दो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखना एवं संतुलित करना। इन दोनों चीजों को हम एक साथ देखते हैं। तो यहाँ कुछ इसमें आगे बढ़े उसमें इससे पहले एक चीज और आपको समझनी है। मुझे पूरा भरोसा है, आपको ये बनता है कि ये मैंने जल का सूत्र लिखा है। जल, पानी, इसको हम पानी कहते हैं, जल कहते हैं। इसका फॉर्मूला है H2O। अब मुझे इसको क्या कहेंगे? अणु। तो जल के एक अणु में क्या क्या है? जल के अणु में हाइड्रोजन परमाणु, H परमाणु है, और O परमाणु है। ये दो परमाणुओं से मिलकर हमारा एक H2O बना। H के कितने परमाणु हैं? दो। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? एक। तो अगर मुझे एक से ज्यादा जल के अणु लेना है, दो अणु जल यदि लेना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं H2O को होल्ट वाइज ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।
मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता H2O4, ये भी गलत होगा। ये दोनों तरीके कैसे हो गए? गलत। तो सही तरीका क्या है? सही क्या होगा? 2H2O, ये सही है। 2H2O लिखना सही है। ये दोनों तरीके गलत हैं। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला तरीका गलत, मतलब ये दोनों तरीके जल के अणु के, ये वाले तरीके गलत हो गए। यही केवल एक सही है। तो हम उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम समीकरणों को लिखेंगे और उनको संतुलित करेंगे तो कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया। अब हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं और आप इसको साथ साथ में देखते जाएंगे कि कैसे हम इसको संतुलित कर रहे हैं। तो पहला उदाहरण हम लिखें, नंबर 1 हमने लिखा था मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2। मैं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला हमारा किसका है? मैग्नीशियम। और ये किसका है? ऑक्सीजन। इन दोनों की जब क्रिया हुई तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बना। अब इसको संतुलित करना है और संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? क्रियाकारक और क्रियाफलों में जो परमाणु है वो बराबर होना चाहिए। अब जैसे हम क्रियाकारक में देखें क्या क्या है हमारे पास। क्रियाकारक में क्या क्या है? मैग्नीशियम कितने हैं? Mg कितने हैं? एक। ऑक्सीजन का एक अणु है, उस अणु में कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? दो। और क्रियाफल में देखो आप, क्रियाफल में क्या क्या है आप देख रहे हो ना। अभी हमारे पास क्या लिखा है हमने? Mg एक लिखा हुआ है, O एक लिखा हुआ है। तो ये दोनों इस समय संतुलित नहीं है क्योंकि क्रियाकारकों में दो ऑक्सीजन और क्रियाफल में एक ही ऑक्सीजन। तो संतुलित तो नहीं है, तो संतुलन करना पड़ेगा। और संतुलन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम सूत्र नहीं बदल सकते। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र है? MgO। इसको नहीं बदल सकते, ये तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। उसके पहले हम जो नियतांक है वो लगा सकते हैं, उसके बाद में नहीं लिखेंगे हम। तो मुझे O2 है तो यहाँ 2 करना है, तो मैं इसके पहले 2 लगा दिया मैंने। ये पहले लगा सकता हूँ, बाद में लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ 2 लिखा है तो फिर मुझे लेफ्ट साइड में मतलब क्रियाकारक की तरफ भी अब 2 मैग्नीशियम हो गए यहाँ मेरे। जब ये 2 हो गए तो मुझे यहाँ 2 करने पड़ेंगे, ये 2 लगा दिए। अगर मैं Mg2 लिखूंगा तो ये गलत होगा। 2Mg सही होगा, ये सही होगा। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 हो गए। अब मेरी क्रिया इस समय संतुलित है। तो संतुलन के बाद अब क्या हो गया? यहाँ पर 2 हो गए ना, तो इस समय मैं इसमें अब लिख दूं। अब मेरे पास 2 Mg हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। और क्रियाकारक में भी आप देखो 2 Mg हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब मेरी ये संतुलित प्रक्रिया हो गई। पूरी क्रिया मैंने जो लिखी हुई है वो संतुलित हो गई और रासायनिक समीकरण भी हो गया। तो मैग्नीशियम के दहन की क्रिया हो गई। ये पहला उदाहरण हो गया। अब इसके और उदाहरण करते हैं हम और समझते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी क्रिया देखते हैं कि ये क्रिया भी हमारे पास क्या है, आपकी किताब में ही है, आपके बोर्ड में ही आएगी ये। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों की क्रिया से ये तीर लगा दिया। अब क्रियाफल लिखेंगे, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट। जिंक से बना तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन। तो मैं यह सामने भी लिख सकता था, उसके नीचे भी लिख सकता था, इससे आप
कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको हम फॉर्मूले की तरह लिख कर देखते हैं, फॉर्मूले से इसको समझते हैं। तो जिंक का क्या फॉर्मूला है, मालूम है ना आपको, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, H2SO4। ये दोनों मेरे क्या हो गए, क्रियाकारक। ये दोनों हमारे क्या हो गए, जैसे मैंने लिखा था ना, पहले क्या लिखेंगे हम, क्रियाकारक। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्रियाफल। तो उसके लिए एरो लगाया, तीर लगाया, और दाहिनी तरफ हमने क्या क्या लिख रखा है, जिंक सल्फेट। सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, SO4। तो जिंक में लगा दो उसको, तो ZnSO4 ये फॉर्मूला हो गया जिंक सल्फेट का। और हाइड्रोजन गैस बनी, उसका फॉर्मूला हो गया H2। ये दोनों हमारे क्या बन गए, क्रियाफल। तो क्रियाकारक और क्रियाफल। अब इस क्रिया को आप देखो, क्या ये बैलेंस है, क्या ये संतुलित है। एक Zn है, एक Zn है, दोनों तरफ ध्यान से देखते जाना। यहाँ एक Zn, यहाँ पर भी एक Zn, यहाँ पर एक SO4, एक SO4 यहाँ पर भी, यहाँ पर एक H2, यहाँ पर भी एक H2 है। तो सारी चीजें बराबर है, सारी चीजें संतुलित है। इस क्रिया में हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये पहली बार में ही संतुलित हो गई, ये इसलिए कंप्लीट हो गई। अब मैं एक और विशेष एग्जांपल लेता हूँ, एक और उदाहरण लेते हैं हम, जो आपको इस चीज को और अच्छे से क्लियर करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा, और आप उसको सीख जाओगे। जैसे एक क्रिया है हमारी Fe आयरन प्लस H2O। जब ये जल के साथ क्रिया करता है तो आयरन का एक ऑक्साइड बनता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 प्लस H2 निकलता है। आयरन की जल से क्रिया करने पर Fe3O4 प्लस H2 बनता है। अब इस क्रिया को हम संतुलित करते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। अब देखिए क्रियाकारकों में क्या क्या है, क्रियाकारक में एक आयरन है, यहाँ कितने आयरन है, इस तरफ कितने आयरन है, 3। क्रियाकारक में कितने आयरन, एक। यहाँ कितने आयरन, 3। मतलब मुझे लेफ्ट साइड में क्रियाकारक में 3 आयरनों की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। आयरन संतुलित हो गए हमारे। अब हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने लिखे हैं, आप देखिए उत्पादों में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ कितना है, सिर्फ 1। तो मुझे इसको बराबर करने के लिए इसके पहले कितना लिखना पड़ेगा, 4। ये मैंने 4 लिख दिया। 4H2 अगर मैं ले लूं तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो मेरा हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास, इन दोनों को देखो, 4 दूनी 8, और यहाँ कितने हैं अभी, सिर्फ 2। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले मैं यहाँ पर भी 4 लगा दूं, ये क्रिया मेरी संतुलित हो गई। अब देखो आप क्या क्या है, आयरन 3, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8। सारी चीजें बराबर हो गई, तो अब मेरी ये क्रिया संतुलित हो गई, और मुझे पूरा भरोसा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैंने एक और चीज आपको लिखा था, ऊपर क्या चीज बताई थी मैंने आपको, कि हम क्रियाओं को जब लिखते हैं, हम वापस ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ, क्रियाकारक, क्रियाफल, ये लिखा था ना, लेफ्ट साइड में क्रियाकारक, राइट साइड में ये क्रियाफल, और बीच में तीर के ऊपर ये परिस्थिति, ताप या दाब की स्थिति हम लिखते हैं। तो हम ये वाला एक उदाहरण और ले लेते हैं, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो अब इसमें जब आप आगे बढ़ोगे, तो मैं एक उदाहरण जो ले रहा हूं वो है कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। हम उस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हरे प्लांट हैं, हरे पौधे जितने भी हैं, उनमें क्या होता है विशेष चीज, क्लोरोफिल। क्या होता है उनमें, क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ये पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जमीन से पानी अवशोषित करते हैं, और वो उनके तने में होकर उनकी पत्तियों तक पहुंचता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब किसकी परिस्थिति, देखिए परिस्थितियां आनी शुरू हो गई। क्या परिस्थिति आ रही है बेटा, सूर्य का प्रकाश।
तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, तो फिर वो क्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल। तो ये दोनों परिस्थितियां हमने इस एरो के ऊपर लिख दी, इस तीर के ऊपर लिख दी। अब इस क्रिया के जो उत्पाद बनते हैं वो ये कि ये दोनों क्रियाएं करके भोजन बनाते हैं। उनका भोजन मतलब होता है ग्लूकोज। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसीलिए हम इसको ये कह देते हैं कि पेड़ पौधे वातावरण की वायु का शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने, आप देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की भोजन बनाने के लिए और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकाल दिया। तो उन्होंने हमसे लिया कार्बन डाइऑक्साइड और दे दिया हमें ऑक्सीजन। अब इस क्रिया को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 कार्बन। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, बताएंगे आप? यहाँ लिख दिया 6। वेरी गुड, हो गया। 6CO2 हो गया, कार्बन बैलेंस हो गए। अब मुझे देखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं मेरे पास? 12। और यहाँ कितने हैं? सिर्फ 2। तो इसके लिए मैं क्या करूं? बिल्कुल सही, यहाँ लिख देंगे हम 6। तो 6H2O हो गया। तो ये हाइड्रोजन भी आप देखिए बैलेंस हो गए, संतुलित हो गए। अब हमने कार्बन को और हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया, तो ऑक्सीजन के साथ गड़बड़ हो गई। तो हम ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे। हम देखें, अभी हमारे पास क्रिया कारक में 6 इंटू 2, यहाँ कुल कितने हो गए? 12। और ये कितने हो गए? 6। 12 और 6 18। या हमारे पास कितने? 6 और 2। अब इसमें तो नहीं बदल सकते, हम यहाँ नहीं बदल सकते, तो बदलेंगे कहाँ? इस जगह पर। ये थे 12 और 6 18। तो इनको हमने यहाँ 6 रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर 6 और लगा देंगे। तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए यहाँ पर? अब क्लियर हो गया। 6 और 6 इंटू 2 12, 12 और 6 18। ऐसे ही ये 6 दूनी 12 और 6 18। अब हमारी ये क्रिया पूरी तरह से संतुलित हो गई। ये बन गए हमारे क्रियाफल और ये हो गए हमारे क्रियाकारक और ये हो गई हमारी यहाँ पर परिस्थिति, अभिक्रिया की परिस्थिति। तो ये हमारी सारी क्रियाएं, क्रियाओं का संतुलन और उनके लिए आवश्यक परिस्थितियों को प्रदर्शित करने का तरीका। अब इस पर बेस्ड हमारी जो बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, हम उनको कर लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या दिया है? मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं जलाने से पहले? तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो सही से नहीं चलेगा ना वो, जब कोई उस पर परत आ गई तो। अतः जलाने से पूर्व, जलाने से पूर्व उसे साफ करना पड़ता है। उसे साफ करते हैं। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनमें से ही दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में संतुलित समीकरण चाहिए उनको। संतुलित समीकरण लिखो। तो मैं एक एक करके सारे संतुलित समीकरण यहाँ आपको समझा देता हूँ। आपसे बन भी जाएंगे क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है, तो बहुत तेजी से आप इस चीज को समझ पाओगे। इसका उत्तर, इसमें 3 क्रियाएं दी हैं। पहला दिया है हाइड्रोजन की क्लोरीन से क्रिया। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, क्लोरीन से क्रिया मतलब Cl2 के साथ क्रिया होगी और बनेगा क्या? लिखा है उन्होंने उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है HCl। तो उसका लिख दिया मैंने। अब बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2HCl। ये हो गया हमारा पहला उत्तर। दूसरी क्रिया जो इसमें दे रखी है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम का क्या फॉर्मूला होता है? Ba। क्लोराइड मतलब Cl2। तो बेरियम क्लोराइड इसके लिए मिला। और दूसरा क्या दिया है हमें? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम के साथ SO4 को लगाना है
तो एक ही अणु में 3 SO4 लगे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और Al 2 लगे हैं इसलिए। ये परमाणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए हम नीचे लिखते हैं, अणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए प्रारंभ में यहाँ पर क्या लिखते हैं, अणु की संख्या, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, परमाणुओं की संख्या। तो ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, Al2SO4 होल थ्राइस। इसके साथ जब क्रिया होती है तो क्या दिया हुआ है इन्होंने, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। अब इसको संतुलित कर लें, तो यहाँ पर 2 Al है, 2 Al है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 AlCl3। अब जब 2 लिखा तो क्लोरीन कितने हो गए अब हमारे पास, 2 इंटू 3 मिलाकर कुल कितने हो गए, 6। और यहाँ तो केवल हमारे पास अभी 2 ही है, तो 6 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर शुरू में 3 लगा देंगे। मैंने कहा था ना शुरू में लगाते हैं ये अणु। तो अब ये हमारे पास कितने हो गए क्लोरीन, 6 क्लोरीन हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन, 3 इंटू 2 मिलाकर ये बराबर हो गए। अब आप देखो हमें बेरियम कितने हैं हमारे पास, अब यहाँ 3, और यहाँ सल्फेट कितने हैं, 3, जबकि यहाँ कितने लिखे हैं, बेरियम 1 और 1 सल्फेट लिखा है, तो 3 3 चाहिए ना, तो बिना किसी शंका के स्टार्टिंग में 3 लगा दो। तो रिएक्शन क्या हो गई संतुलित हमारी, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारी ये रासायनिक क्रिया संतुलित हो गई। तीसरा जो इस क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है, सोडियम की जल से क्रिया कराई। तो सोडियम का क्या फॉर्मूला Na, जल का फॉर्मूला H2O, इन ये क्रिया कारक हो गए, ये हमने एरो लगा दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है, मतलब NaOH बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल ली है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे आप, 2H है 2H है, एक Na है एक Na है, बट यहाँ पर एक OH और लग गया। और ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, इसके लिए हम ये देखते हैं, 2 लगा कर देखते हैं। 2 लगाया तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, 2 Na हो गए, हाइड्रोजन अब मेरे पास कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। अब ये क्रिया बैलेंस हो गई। कैसे बैलेंस हुई समझ में आ गया, ये 2 लगा दिया तो 2 इंटू 2 4, ये वाले 2 और ये 2 मिलाकर हाइड्रोजन 4, ये 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर भी हमारे ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ये 2 Na थे, तो ये 2 Na थे। अब मेरी ये क्रिया संतुलित, अब मेरी ये क्रिया संतुलित हो गई, मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, एक क्वेश्चन और है ना, 3 ही तो क्वेश्चन दिए हुए थे, तीसरा क्वेश्चन और जल्दी से हम देख लेते हैं, आपको वो भी बन जाएगा। प्रश्न 3, उसमें कुछ घटनाएं इन्होंने दी है, और उसके अनुसार उन्होंने फिर से हमसे क्या मांगा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। अब हम इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर नंबर 3, इसमें भी 2 क्रियाएं दे रखी हैं, तो दोनों क्रियाओं के लिए देख लेते हैं। पहला क्या क्या दे रखा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। आप साथ में किताब खोल के रखी होगी, तो मैं उसको सीधा लिखता हूँ, जल में बेरियम क्लोराइड मतलब क्या, अभी आपको ऊपर बताया था ना, बेरियम मतलब BaCl2, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है हमारा, बेरियम क्लोराइड, और कैसा लिया है इन्होंने ये बेरियम क्लोराइड, जलीय, जलीय विलयन लिया है उन्होंने, तो जलीय को हम ब्रैकेट में एक्वस लिख देते हैं, AQ लिख दे तो ठीक है, नहीं लिख दे तो भी चलेगा, ऐसे ही AQ, या AQ में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हम ऐसा नहीं भी लिखते, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जलीय विलयन। और इन दोनों की क्रिया से क्या बन रहा है, क्या दिया है हमें,
इन दोनों की क्रिया करने से सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है। सोडियम क्लोराइड नमक जिसको हम कह रहे होते हैं NaCl। ये कैसे बना बेटा? आप देखो ये बन गया हमारा Na और Cl की आपस में क्रिया हो गई, तो ये बन गया NaCl और ये दोनों आपस में मिलकर BaSO4 बना दिए। 2 Na और 2 Cl मिलाकर 2 NaCl बन गया प्लस BaSO4 बन गया। ये इसका अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होते हैं? ये जल में अघुलनशील होते हैं, तो ये इसके क्रिस्टल, इसके दाने दाने हमें दिखने लगते हैं, तो ये अवक्षेप इसका बन जाता है। बेरियम क्लोराइड की किससे क्रिया कराई थी? सोडियम सल्फेट से, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, सोडियम सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। और ये क्वेश्चन में हमें दे रखा था प्रश्न में कि ये विलयन में है, और इनके भी क्या लिए थे हमने? जलीय विलयन। मैं जल्दी से इसको बता दे रहा हूं आपको। बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड विलयन में प्राप्त होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये तीसरे का हो गया। इसी में इन्होंने एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्वेश्चन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जलीय विलयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है बेटा जी? NaOH। मैं नाम भी लिख देता हूं इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब HCl। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों के जलीय विलयन लिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ, इन दोनों के हमने क्या लिए? जलीय विलयन, और इनको मिक्स किया, मिलाया। जब इन दोनों को मिलाएंगे आप, तो क्या उत्पाद बन रहे हैं? वो भी इन्होंने दिया है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है और जल बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं? इधर से मैंने सोडियम ले लिया, ये सोडियम है और ये क्लोराइड है, इन दोनों ने सोडियम क्लोराइड बना दिया, और जो इसका OH और इसका H ये मिलकर बना दिए जल। तो क्या बन गया? NaCl प्लस H2, ये जलीय विलयन। और जल बन गया। तो ये हमारा, अब इसको संतुलित कर लो। संतुलित है क्या ये? नहीं है। अभी कैसे है? क्योंकि यहाँ एक एच है, यहाँ पर दो है। आप देखो यहाँ पर एक एच है और यहाँ पर दो एच है, तो मुझे संतुलित करना है, तो मैं क्या करूँ? जैसा हम हमेशा करते रहे, ये दो लगाना है तो हम इसमें दो लगा देते हैं, और जब इसमें दो लगाएंगे हम, तो Cl दो हो गए। अब Cl दो हो गए, तो यहाँ मुझे दो लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ दो लगाऊंगा तो सोडियम दो हो गए, सोडियम दो हो गए तो यहाँ दो लगा दो। ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, श्रृंखलाबद्ध होते हैं। एक को करोगे तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो दूसरे को भी संभालना पड़ता है। तो यहाँ दो HCl हो गए। अब हमने ये जैसे ही ये दो दो दोनों तरफ लगा दिए, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब आप देखिए क्या हो रहा है? दो Na, दो Na, दो Cl, तो हमारे पास ये दो Cl भी हो गए। अब क्या बैलेंस करना है हमें? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? दो और दो चार, यहाँ पर तो सिर्फ दो ही लिखे हमने ना, तो ये बन जाएगा 2H2O। अब सारी चीजें बैलेंस होगी। अब आप देखो, दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलाकर चार है, तो ये चार हो गए। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, उनको कैसे संतुलित करते हैं, ये सारा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि रासायनिक क्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं। तो इस सब के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक यू।